गुड आफ्टरनून बच्चा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। चलिए, तो स्क्रीन दिख रही है आपको सबको और मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस सर। बेटा, कल हम लोग ये एनर्जी कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं चाहता हूं आज की शुरुआत बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन से की जाए। तो बेटा, एक वस्तु को हम लोग पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकना चाहते हैं और हम चाहते हैं वो h बराबर 7r ऊंचाई तक जाए। कितनी ऊंचाई तक जाए? 7r। तो हमें उसका प्रारंभिक वेग बताना है, कितना होगा। बताइए, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका और वो कितनी ऊंचाई तक गई? 7r ऊंचाई तक गई, तो उसका प्रारंभिक वेग बताइए, इनिशियल वेलोसिटी बताइए बेटा। बॉडी 7r हाइट तक गई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बताइए। अब देखो, कल दो क्वेश्चन ऐसे कर चुके, उसी सीक्वेंस में ये तीसरा क्वेश्चन है, तो बनना चाहिए भैया। सर दोबारा बोल दीजिए प्लीज। एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और उसकी मैक्सिमम हाइट है 7r, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बतानी है।
बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन किए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। देखो बेटा, के इनिशियल यू इनिशियल के फाइनल यू फाइनल कर दो। वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंका, उसकी गतिज ऊर्जा होगी 12 mv²। बेटा पोटेंशियल एनर्जी पृथ्वी की सतह पर इतनी होती है। मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक एनर्जी पक्का 0 हो जाएगी, और 7r हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा नीचे r+h आएगा, r+7r बराबर 8r। अब आप सॉल्व करके वी नॉट की वैल्यू निकाल लो। हर बार मैं सारी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। वी नॉट आएगा बेटा 7gm/4r। हाँ, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7/4 √gr। अब बताओ हमारा और आपका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा? बस इस बार कैलकुलेशन शो नहीं की। हाँ बेटा, चरणजीत का आंसर सही है, इंदिरा का सही है, अनुराग का गलत है बेटा। अनुराग 3/2 नहीं है, 9 नहीं आ रहा ऊपर। 9 आता तो अंडर रूट के बाहर ले लेते, 3 आ जाता, लेकिन 7 आ रहा है ऊपर। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, एक बार चेक कर लो। तो बच्चों, पृथ्वी के अंदर एक सुरंग खोद दी आर पार, और उस सुरंग में एक पत्थर डाल दिया। ये देखिए, इस तरह से एक सुरंग खोद दी, और यहाँ पर एक पत्थर डाल दिया। बच्चों, पृथ्वी इसे अपनी ओर खींचेगी, केंद्र। पृथ्वी सेंटर की तरह फोर्स लगाती है, तो पत्थर जब केंद्र पर पहुंचेगा तो बताइए इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा? ए बॉडी इज ड्रॉप इनसाइड टनल एक मिनट, मैं लिखने का काम बाद में करूंगा, आप सुन लो। पेन अभी ढंग से नहीं चल रहा। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड इनसाइड टनल फ्रॉम अर्थ सरफेस, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट रीचेज द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब ये वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचेगी तो इसका वेग बताइए। बाकी आपको दिख रहा है, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है बेटा। स्पीड ऑफ द बॉडी
at center of earth. ओके, मनीष का है रूट GM/R, इंदिरा का भी सेम आंसर है रूट GR। हाँ बेटा ठीक है मनीष, ठीक है। इसको इस चैप्टर में फिक्स है, कैपिटल M क्या है, कैपिटल R क्या है, अपन को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चरणजीत का भी यही आंसर है और बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूँ। बेटा वही एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। भाव्य का रूट GR है, गरिमा का रूट GR है। चलो अब अपन करते हैं, है ना। वही एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, जहां से छोड़ा वहां पर इसकी गतिज ऊर्जा है 0, क्योंकि बेटा वस्तु को छोड़ोगे तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 होगा और अर्थ सरफेस पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है -GMM/R। बेटा अर्थ के सेंटर पर काइनेटिक एनर्जी 12mv² हो जाएगा और अर्थ के सेंटर पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये था, आप ऊपर फार्मूले देख लो, -3/2 GMM/R। बेटा इसको सॉल्व आप कर लेना, बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। √GM/R या √GR ये आंसर आएगा। ये वही 8 किलोमीटर वाला आंसर है बेटा। हाँ, ये वही 8 किलोमीटर वाला आंसर है। चलो अब लिखो अगला टॉपिक, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। बेटा एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। आप में से कोई थोड़ा सा बता दो यार, वैल्यू नहीं पूछ रहा, पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करना है बेटा, बोलो। The minimum velocity required by body in vertical upper direction by which the body just causes the gravitation and never returns back on the surface of earth. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी जिससे वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, मिनिमम वेलोसिटी। ठीक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बेटा अगर हम एक बॉडी को अर्थ सरफेस से थ्रो कर दें, फेंक दें, अगर हम एक बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर थ्रो कर दें और ये इतना ऊपर चली जाए कि वापस कभी ना आए, कभी वापस ना आए, तो जो वेलोसिटी हमने उस बॉडी को दी है वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। मतलब बॉडी है ना इन्फिनिटी पर चली जाए, अनंत पर, और वापस ना आए, तो वो कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। बेटा एस्केप वेलोसिटी कभी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम बॉडी को, वस्तु को किस दिशा में फेंक रहे हैं। तुम चाहे तो 90 डिग्री पर फेंको ऊपर, या 60 डिग्री, 30 डिग्री, कितने भी डिग्री पर फेंको, पलायन वेग कभी बदलता नहीं है, सेम आता है। और वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता। तुम चाहे बॉल को फेंक दो या हाथी को फेंक दो, बराबर एस्केप वेलोसिटी आएगी। पलायन वेग हाथी के लिए भी उतना ही होगा, एक गेंद के लिए भी उतना ही होगा। पृथ्वी के लिए कितना है पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी बोलो। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। हाँ, किलोमीटर पर सेकंड है, या ध्यान रखना मीटर पर सेकंड नहीं है। 11,200 आएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है, 11,200। चलो पहले डेफिनेशन लिखो, देखो, मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एनी बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस, minimum velocity given to any body from earth surface so that it escapes from gravitational field of earth, so that it escapes from gravitational field of earth and never returns to earth surface।
and never returns to earth surface. हिंदी में लिखो बेटा, पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग, पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए, जिसके कारण वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए तथा वापस कभी लौट कर ना आए, वापस कभी लौट कर ना आए। नेक्स्ट लाइन में लिखो बेटा, escape velocity does not depend on mass of the body and direction of projection. Escape velocity does not depend on mass of the body and direction of projection. पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान तथा प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता। पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान तथा प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता। It only depends on mass and radius of planet. It only depends on mass and radius of planet. यह केवल ग्रह के द्रव्यमान तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। यह केवल ग्रह के द्रव्यमान तथा उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। देखो बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन से निकलेगा ये, पृथ्वी की सतह से फेंका वहां पर कुल ऊर्जा और अनंत पर कुल ऊर्जा को बराबर कर दो, इंफिनिटी पर टोटल एनर्जी। बेटा पृथ्वी से फेंका ना, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी हाफ mv², और एस्केप वेलोसिटी है ना, नीचे स्मॉल ई लगा देते हैं, ई फॉर एस्केप। अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/r। बेटा इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी हम 0 लेंगे, क्योंकि हमने वस्तु को न्यूनतम वेग दिया है ताकि वो अनंत पर पहुंच जाए। और बेटा अनंत पर स्थितिज ऊर्जा भी 0 ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी इनफाइनाइट पर 0 होती है। बेटा इसे सॉल्व करने पर एस्केप वेलोसिटी का ये फार्मूला आएगा, याद करना है, √2gm/r। इसे स्मॉल g में √2gr लिख सकते हैं बेटा, है ना। चलो इसे कॉपी करो। फॉर अर्थ एस्केप वेलोसिटी है बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11,200 मीटर पर सेकेंड। मून के लिए पता है कितनी है? नहीं पता तो गूगल देखो, गूगल करके बताओ। चलो कहीं तो गूगल को सही ढंग से काम में लो। चंद्रमा के लिए कितनी है? मून के लिए बताओ ना। अरे वाह, ये भी इसी ने जवाब दिया, मतलब बाकी लोग ये भी नहीं कर रहे हैं। सही है बेटा, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 2380 मीटर पर सेकेंड। जुपिटर के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, उसका पलायन वेग लगभग 60 किलोमीटर पर सेकेंड है।
ठीक है, याद नहीं करना, मैं तो ऐसी सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूं बस। ठीक है, चलो बेटा केटीजी और इस चैप्टर को मिला देते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को और इस चैप्टर को मिला देते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम पृथ्वी का तापमान बढ़ाएं, टेम्परेचर बढ़ाएं, तो हमारे सराउंडिंग जो गैस है, एयर है, उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग भी बढ़ने लगता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। बेटा यदि VRMS पृथ्वी के पलायन वेग से ज्यादा हो जाए तो हमारे आसपास की सारी हवा पलायन कर जाएगी, वायुमंडल खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे। तो पृथ्वी का तापमान कितना करना होगा ताकि सारी हवा, सारी एयर एस्केप हो जाए? बताओ। क्वेश्चन अपने आप लिख लो यार, समझ ही गए। और केटीजी आपको पढ़ाई दिया तो फार्मूला भी आपको आना चाहिए। पृथ्वी का तापमान कितना करें ताकि सारी हवा पलायन कर जाए, वायुमंडल खत्म हो जाए? सर एक बार इंग्लिश में बोलिए ना क्वेश्चन। What should be temperature of Earth if all air escapes from Earth surface? अर्थ का टेम्परेचर कितना करना होगा ताकि एयर एस्केप कर जाए? तो आपको करना क्या है वो मैंने बता दिया। VRMS इसको 11,200 मीटर पर सेकंड के बराबर करना है और T निकालना है। VRMS का ये फार्मूला था बेटा। एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना लोगे? नहीं बेटा 29 होता है। 32 तो ऑक्सीजन का होता है बेटा। हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती है, और नाइट्रोजन 80% होती है और ऑक्सीजन केवल 20% होती है। तो लगभग 29 आता है, 29 के आसपास आता है। तो आप लोग 29 काम में ले लो। कैलकुलेशन तो ज्यादा होने वाली है ही, पर उसमें मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। और वो भी ग्राम पर मोल था, इसे भी आपको किलोग्राम में और बदलना पड़ेगा। √3, चलो R को 25/3 काम में ले लो। T आपको निकालना है। मोलिकुलर वेट 29 गुना 10 की घात -3, 11,200। अब मैं तो सीधे आंसर लिखूंगा, कैलकुलेट आप करके बताओ कितना आएगा। बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत ज्यादा ही आएगा बेटा। थोड़ा बहुत आता तो अभी तक हमारी सारी हवा गायब हो चुकी होती। लगभग 1,50,000 या 1,45,000। 1,45,000 800। हाँ,
1,45,000 केल्विन आएगा, इतना आएगा। वो तो बेटा क्वेश्चन तो आप भी जानते हो पूरा काल्पनिक है ये रियल क्वेश्चन तो है नहीं, आप भी समझते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो बेटा करने पड़ेंगे, अब क्या करें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। बच्चों एक बात बताइए, ये तो मैंने आपको थ्योरी में ही लिखा दिया कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, आप कितने भी एंगल पर बॉडी को फेंक दो, पृथ्वी के लिए, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी यही आएगा 11.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, सॉरी। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम किसी वस्तु को पलायन वेग से भी ज्यादा तेज फेंक दें तो क्या होगा? अगर बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो कर दें अर्थ सरफेस से तो क्या होगा ये बताओ? तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस सर करने के बाद वापस भी ही उसकी नहीं आएगा, वेलोसिटी होगी। वापस तो ग्रेविटेशनल पहले भी फील्ड नहीं को आ छोड़ रहा था दो। ना, हाँ हाँ, वापस तो पहले भी नहीं आ रहा था, जो अब बची हुई क्या होगा वेलोसिटी है इसका? वो उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो, ऊपर मूव करे, उसकी इसका काइनेटिक जीरो मतलब नहीं वो, होगी। हाँ अनंत पर, हाँ अनंत पर जाएगा ना, इंफिनिटी पर भी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, वहां पर भी वो चलता रहेगा, इंफिनिटी अनंत पर पहुंचने के बाद भी चलता रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन यही है, लिखो, यदि किसी वस्तु को पलायन वेग के 2 गुने वेग से फेंक दें तो उसका अनंत पर कितना वेग होगा? if a body is thrown with velocity twice of escape velocity, अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग पलायन वेग का दुगना है तो अनंत पर उसकी वेलोसिटी, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंफिनिटी? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इंफिनिटी? तो बेटा अनंत पर उसका वेग कितना होगा ये बताना है। तो देखो हमने है ना यहाँ पर ये जब एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था ना ये पूरा, तो गौर से देखो हमने के फाइनल को 0 किया था, बस इसे 0 मत करो, इसे हाफ एम वी स्क्वायर लिख दो और फिर उस वाली वेलोसिटी की वैल्यू मुझे बता दो बस, और यहाँ पर v की जगह 2v कर दो, बस इतना सा चेंज तो कर दो यार। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे, किसी ने लिखा है क्या आंसर? अभी नहीं लिखा, करो, मैंने आपको चेंज क्या करना है वो बता ही दिया, वो चेंज करके और मुझे आंसर बताओ। हाँ बेटा, चरणजीत का आंसर है √6 GR, आकाश का 19.4, पूजा का √6 GR।
आकाश बेटा अंडर रूट जी आर में कितना आ रहा है वो बताना। अनुराग का रूट 6 जी आर। कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है आप लोगों के आंसर में, मैं करके देखता हूँ। बेटा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है हाफ m 2ve का स्क्वायर है ना, और पृथ्वी की सतह पर स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है -gmm/r। अनंत पर गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर लेनी है और स्थितिज ऊर्जा शून्य ही होती है अनंत पर। बेटा स्मॉल m तो कटेगा, ये 2ve का स्क्वायर आ गया, 4ve स्क्वायर नीचे 2 है, 2ve स्क्वायर, और ve स्क्वायर होता है, चलो अगले स्टेप में लिखूंगा वरना तुम्हारा फ्यूज उड़ जाएगा, -gm/r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। बच्चों हम दो तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। gm/r जो खुद होता है ना वो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v होता है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी √2gm/r होती है भैया, तो gm/r को ve स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो v जो आएगा 4 - 1 3 √3 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी आएगा, और एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे तो √6gr आएगा, इसलिए आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी की टर्म्स में भी इसे एक बार कन्वर्ट कर लो, एस्केप वेलोसिटी का √3 गुना आएगा है ना, तो आकाश ने जो बताया वो है, फिर इसे √3 को 11.2 से गुणा कर दो तो 19.6 समथिंग आएगा, 19.4 जो भी उसने लिखा था वो आ जाएगा। तो बेटा देखो ना, हम कल से जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में एनर्जी कंजर्वेशन लगाए जा रहे हैं। हर क्वेश्चन की पहली लाइन मेरी वही है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक वस्तु है जो पृथ्वी की सतह से 4r ऊंचाई पर स्थित है। देखो ये बॉडी इज सिचुएटेड at a height of 4r from earth surface. A body is situated at height 4r from earth surface. एक वस्तु पृथ्वी की सतह से 4r ऊंचाई पर स्थित है। बच्चों मुझे इसको यहां से पलायन करवाना है, यहां से एस्केप करवाना है, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? वस्तु का द्रव्यमान m लेना है आपको। हाउ मच एनर्जी इज नीडेड, ठीक है, टू एस्केप दिस बॉडी। इस वस्तु को पलायन कराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? वस्तु का द्रव्यमान m है, स्मॉल m लेना है, मास ऑफ बॉडी इज स्मॉल m। वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m लेना है बेटा। इस बार वेलोसिटी नहीं निकालना, एनर्जी निकालना है, और वो भी पृथ्वी की सतह पर नहीं है, वस्तु पहले से ही 4r ऊंचाई पर है, तो आपका u इनिशियल बदल जाएगा, बस एनर्जी कंजर्वेशन यहां भी लगाना है आपको बच्चा।
mgr/5। चरणजीत का है mgr/5 और मनीष का भी यही है, आकाश का भी यही है, इंदिरा का यही है, भाव्या का भी यही है, mgr/5। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो मैंने कहा ना वही लगाना है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। बेटा के इनिशियल तो मुझे निकालना ही है ना, कितनी ऊर्जा देनी है, मतलब गतिज ऊर्जा ही तो निकालनी है। यू इनिशियल आएगा -gmm/r+h। बच्चों ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह से 4r ऊंचाई पर है, पलायन कराना है तो भैया अंतिम ऊर्जा दोनों जीरो लेनी पड़ेगी। तो के इनिशियल आएगा gmm/5r, स्मॉल जी में कन्वर्ट कर दो mgr/5। बस सॉल्यूशन इतना सा ही था, ज्यादा कुछ कठिन नहीं था। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बेटा, ये लिख लो लिख लो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, दो प्लेनेट हैं, दोनों का मास साइज मतलब रेडियस दोनों सेम है, ये क्या बन गया? तो बच्चों ये दो ग्रह है, दोनों का मास कैपिटल एम है, दोनों का रेडियस आर है, कैपिटल आर त्रिज्या ले लो। बेटा इनको मिलाने वाली जो लाइन है इसके बिल्कुल मध्य बिंदु पर, हाँ इन दोनों प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस डी है बेटा। दोनों के बीच की दूरी कैपिटल डी ले लो। एक वस्तु को इनके मध्य बिंदु से, बिल्कुल मध्य बिंदु से पलायन कराना है, तो बताओ उसका पलायन वेग कितना होगा? डायग्राम बनाने के चक्कर में थोड़ा ढंग से नहीं बोल पा रहा था, अब दोबारा बोलता हूँ। बेटा दो प्लेनेट है, दो ग्रह है, दोनों का द्रव्यमान कैपिटल एम और दोनों का रेडियस कैपिटल आर है। इनके दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कैपिटल डी है। मध्य बिंदु से एक वस्तु को पलायन कराना है, एस्केप कराना है, तो बताओ उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? We have two planets of mass m and radius r each. Distance between the centers is capital D. है ना? We have to escape a body from the midpoint. What is the escape velocity? बेटा माइनस में तो एस्केप वेलोसिटी नहीं आ सकती, आपसे कोई गलती हो गई, एक बार चेक कर लो। और दूसरा अंडर रूट में आएगी एस्केप वेलोसिटी, तो
कोई बात नहीं, करेक्शन कर लो। ये चैट जब आंसर से भरी होती है तो कितनी अच्छी लगती है, पढ़ने वाले लगते हैं ना, परंतु अभी भी ज्यादा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम। बेटा वही एनर्जी कंजर्वेशन, बस एक चेंज आएगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल ही लगाना है। के इनिशियल तो हाफ एम वी ई स्क्वायर आएगा। बेटा यू इनिशियल में गड़बड़ है। देखो हमने एक फार्मूला आपको लिखाया था पोटेंशियल एनर्जी का, काफी ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फार्मूला काम में लेना। पृथ्वी के सतह से जब बाहर होती है कोई वस्तु तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला होता है। स्मॉल आर पृथ्वी के केंद्र से दूरी है, तो हमारे क्वेश्चन में स्मॉल आर जो है वो d/2 आएगा। तो बेटा इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी -Gmm स्मॉल आर d/2 आएगा। परंतु एक बात और सोचिए, इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पहले प्लेनेट की वजह से अगर इतनी है तो दूसरे प्लेनेट की भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेटा -Gmm/d/2 और आएगा, उसके सेंटर से भी तो इतना ही दूर है। और एस्केप वेलोसिटी जब निकालते हैं तो के फाइनल और यू फाइनल तो 0 लेते ही हैं, ऊपर से आप कोई भी डेरिवेशन उठा लो। बेटा इसको सॉल्व कर लेना आप, आंसर आएगा, देखो ये वाला 2 ऊपर जाएगा और ये वाला 2, तो माइनस तो इधर जाने पर प्लस हो जाएगा 4, और ये वाला 2 आएगा √8Gm डिवाइडेड बाय d। ये आंसर है। तो मुझे लग रहा है एक बच्चे का सही था बस, मनीष का। खैर दोनों ही तो जवाब दिया है बस, बाकी सब सो रहे हैं। चलो रोज बोले तो फायदा नहीं। अब बेटा हम लोगों का तो सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, ज्यादा नहीं है। अब आप ही को पढ़ना है अपने आप। हम आपकी डाउट क्लासेस का शेड्यूल जरूर बनाकर आपको दे देंगे, और मेजर का शेड्यूल वो बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। स्मॉल एम कट जाएगा। चलो बेटा एस्केप वेलोसिटी वाला टॉपिक भी हम यहीं छोड़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सैटेलाइट मोशन, उपग्रह की गति। ठीक है, देखो उपग्रह की गति। बेटा उपग्रह किसे बोलते हैं हम, सैटेलाइट किसे बोलते हैं? Satellite is a body which revolving continuously in orbit around a comparatively much larger body. मच लार्जर बॉडी, हम उसे प्लेनेट भी बोल सकते हैं। तो किसी भी प्लेनेट के या किसी भी बड़ी बॉडी के चारों तरफ अगर दूसरी कोई बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो बेटा हम उस बॉडी को सैटेलाइट कहते हैं। ज्यादा इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं अर्थ के चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, चाहे पत्थर ही क्यों ना हो या मशीन भी हो सकती है, तो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। बेटा मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जो भगवान ने बनाया है, नेचुरल सैटेलाइट। बाकी हम लोग तो भेजते ही रहते हैं ना। आपने सुना होगा ना कौन कौन से सैटेलाइट होते हैं, इनसेट सीरीज थी जैसे, बहुत सारे सैटेलाइट है। सैटेलाइट को ऊपर कैसे ले जाते हैं? रॉकेट। रॉकेट PSLV, GSLV, नाम सुना है कभी? GSLV, PSLV? नो सर। कमरे में बंद रहते हो
हम इंटरनेट मिशन मंगल में चलाओगे, देखा था। टीवी चलाओगे तो भी और कुछ बकवास देखोगे, है ना। कभी सुना तो मत करो न्यूज वगैरह। मिशन मंगल देखी थी? Yes, Yes, sir. हाँ sir. सर। बहुत बार मिशन देख लिया। मिशन मंगल में क्या देखा? अक्षय कुमार को देखा होगा बस, और क्या है, बाकी जाए बाढ़ में। ज्ञान की No, बातें sir. तो ली नहीं होगी। सर मैं तापसी पन्नू को देखा था। तापसी, हाँ तापसी, और कई थी इसमें, सोनाक्षी भी थी ना, विद्या बालन। विद्या थी, हाँ। तो बेटा उसमें क्लियरली उसमें बताया था, याद है, जब विद्या बालन अक्षय कुमार से बात कर रही होती है कि हम उसे सैटेलाइट को, उसको मंगल को कैसे भेजेंगे, तो वो कहते हैं ना, पहले उनका जो रॉकेट था वो तो उस मिशन पर जा नहीं सकता था, जो कहते छुटकू, इस छुटकू को भेजे थे। वो छुटकू याद है क्या था? वो PSLV था। Yes, हाँ वो सर बात वही। करते थे ना PSLV. छुटकू हाथी, कि इसके लिए हाथी चाहिएगा, ये कहाँ ले जाएगा। तो बेटा PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये रॉकेट है जो ग्रह को ऊपर लेकर जाते हैं, फिर उसकी कक्षा में स्थापित करके छोड़ आते हैं उसे। ठीक है, चलो लिखो। एनी बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सैटेलाइट। लिख लो, एनी बॉडी विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर पाथ। कोई भी वस्तु जो ग्रह के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, उपग्रह कहलाती है। कोई भी वस्तु जो किसी ग्रह के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, कोमा, उपग्रह कहलाती है। ठीक है, उपग्रह कहलाती है। आगे लिखो, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की दूरी पता है आपको? नालायको, तुम्हारे हाथ में है ना इंटरनेट है, कम से कम मुझे डायरेक्ट ना बताओ तो देखकर तो बता ही दिया करो, कितना सा टाइम लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बताओ, अंदाजा कितना होता है? अंदाजा क्यों, इंटरनेट पर देखकर बताओ। तीन लाख 84,400। हाँ, 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा हमसे। 3,84,000 किलोमीटर, और हमारे चारों तरफ घूम रहा है। इसकी स्पीड पता है कितनी है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून सर्च करो, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून अराउंड द अर्थ, तुरंत देगा वो। 1 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, देखो। मिला? Yes, sir. हाँ, तो बच्चा चंद्रमा हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, और उसकी स्पीड है लगभग 1 किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर चल लेता है चंद्रमा। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के बहुत नजदीक चक्कर लगाते हैं, मुश्किल से 100 किलोमीटर ऊपर होते हैं। अब देखो 100 किलोमीटर को तो मैं बोल रहा हूँ बहुत नजदीक, क्योंकि बेटा 6,400 किलोमीटर के सामने 100 बहुत कम है ना। तो ये उपग्रह कौन से उपग्रह कहलाते हैं जो पृथ्वी के सतह के बहुत निकट होते हैं? इनका नाम होता है जासूसी उपग्रह, स्पाई सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट भी बोलते हैं इन्हें। जासूसी उपग्रह या ध्रुवीय उपग्रह, पोलर सैटेलाइट या स्पाई सैटेलाइट बोलते हैं। ये अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं, बहुत नजदीक चक्कर लगाते हैं। और दूसरे उपग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी से देखने पर हमेशा स्थिर नजर आते हैं, जो अर्थ से देखने पर हमेशा स्टेशनरी नजर आते हैं, वो दूसरे सैटेलाइट होते हैं। उनका नाम क्या होता है? Communication satellite.
हेलो सर, पॉज हो गया है क्या? आवाज नहीं आ रही ना? नहीं, नहीं। उस टाइम भी सर कुछ बोले ना तो आवाज नहीं आ रही थी सर की। सर भी गूगल कर रहे होंगे। एक अभी भी नहीं आए सर। कहाँ चले गए हैं सर? सर आए थे? नहीं सर, ज्वाइन करे थे? सर लीव हो गए हैं क्या? रिजाइन करे हमने? सर के साइड बारिश हो रहा होगा ना, इसलिए नेटवर्क इशू होगा। तुम सब लोग भी चले गए क्या? हाँ नहीं नहीं है सब। ये दिख रहा है भाई। सर गुस्सा करेगा ना, हाँ मेरे को भी लग रहा है सर गुस्सा हो गया। और गुस्सा होकर चले गए सही। मेरे को भी लग रहा है। तो इतना टाइम तक नहीं जाते, आ जाते सर तो। हाँ, अगर गुस्सा रहते तो आ जाते ना, ये काफी टाइम हाँ हो गया। नेटवर्क इशू भी होते हैं तो सर कुछ ना कुछ करते ही है, चेंज करते हैं, कुछ भी कुछ करते हैं। यार रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ जरूरी काम भी होते हैं, क्या पता वो करने गए होंगे। अरे कोई सर को कॉल कर लो ना। सही है सही है। तो बता के जाना चाहिए भाई, मत। भाई कुछ बताए बता ही नहीं जाती, कुछ समझी जाती है। कुछ प्रॉब्लम हो गया। डबल मीनिंग बातें मत किया करो, ठीक है? ये बैकग्राउंड में कौन? बहुत लेट लगा दिया भाई सर ने, तो इतना टाइम तक आ जाते। पता नहीं शायद क्या हुआ। भाई जतिन, हाँ फोन कर सर को, क्या हो गया है?
अरे यार मेरे को डांट नहीं खाना प्लीज। कैसे कर तुम लोग? क्या पता कॉल किया सर मेरे को ही डांट दिए तो। अरे मैसेज करना भाई। थोड़ा डांट खा लेना, कुछ नहीं होगा। स्पीकर में कल सभी सुनेंगे। ये देख लो। ये क्या हो गया? अब तो पूरी स्क्रीन ही गायब दिख रहा है मेरे को। गायब हो गया। कुछ सिर्फ हम ही लोग ऐड लगते, सर नहीं है लगता है। हाँ हाँ। आया। आ गया इधर। आ गया आ गया। कहाँ है? अरे आ गया ना भैया। क्या है क्या है? ठीक है, चलिए बेटा लिख लो। सर ये सब तो पढ़ा नहीं था। क्या बेटा? तो कैपलर्स लॉ का पढ़ लिया हमने। सर ये नहीं पढ़ा। हम तो सैटेलाइट स्टार्ट ही कर रहे थे। यस सर, अभी स्पीड लिखे थे मून की बस। बेटा मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप नहीं दिख के रही। बारे में पढ़ रहे थे। कहाँ से आपको नहीं, मेरी स्क्रीन कहाँ से गायब हुई और आवाज कहाँ से गायब हुई? मैं रिपीट कर देता हूँ, बोलो। सैटेलाइट सर, मोशन का लिखा रहे थे ना आप। मून की स्पीड। तो ये एक बोलो तो समझ आएगा। वही मैं इसलिए चुप हो गया, मैं सुन लेता हूँ आराम से। हाँ आप बोलो। सर मून की स्पीड से। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी पूरा नहीं सुना है? यस Yes. सर। सर तो आप चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं लिखे? चैट बॉक्स तो मुझे दिख रहा था उस समय, शायद लिखे थे क्या कुछ? सब खुद घालना कर रहा है। हाँ वो तो तुम लोग शुरू हो जाते हो, मुझे पता है। जैसे शाम को 5 मिनट 2 मिनट 5 मिनट नहीं 2 मिनट टीचर लेट आता है तो आपकी हालत मैं देखता हूँ। मैं बोलता नहीं बेटा, मैं डांट का क्या करूंगा, मैं चुप रहता हूँ लेकिन सुनता रहता हूँ। आपकी सिंसेरिटी और इन सब चीजों का पता लगता है। चलो अभी एक बार फटाफट से सुन लो। सैटेलाइट मोशन में पहले तो मैं यही बता रहा था कि भाई सैटेलाइट क्या होता है। अर्थ के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट घूमता है सर्कुलर पाथ में, वो सैटेलाइट होता है। ठीक है। मून नेचुरल सैटेलाइट है। मून का जो डिस्टेंस है वो अर्थ के सरफेस से वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और मून की जो स्पीड है ना अर्थ के चारों तरफ घूमने की, वो 1 किलोमीटर पर सेकेंड है। उसके बाद मैं इस टॉपिक पर आ गया था, और लिखना भी आपको यही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय वेग क्या होता है? कक्षीय वेग पहले बेटा ये पूरा लिख लो आप, मैं फिर बात करूंगा वरना मजा नहीं आएगा। एक बार लिख लो आप। डन सर। हाँ लिख लिया। अब सुनिए बेटा, जब भी कोई वस्तु सर्कुलर पाथ में घूमती है ना, तो उसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए।
तो सैटेलाइट को भी सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्रीय बल। वो अभिकेंद्रीय बल कौन देता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो बस वही मैंने किया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को Gmm/r² को अभिकेंद्रीय बल mv²/r के इक्वल कर दिया। इससे v का एक फार्मूला आ गया √Gm/r। स्मॉल r को r+h लिख सकते हैं, तो √Gm/r+h आ गया। बस इतना सा ही था इसमें। मैं फिर बता रहा हूं कैसे आया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अभिकेंद्रीय बल के बराबर कर दिया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर कर दिया, उससे v आ गया। फार्मूला याद करना है। फिर इसके बाद मैंने लिखा उपग्रह का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। बेटा टी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, दूरी बटा चाल। तो एक पूरे चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा सैटेलाइट? 2πr। v से भाग दे दो, v का फार्मूला ऊपर से रख दिया और ये सॉल्व कर लिया बस। तो मैं ये कह रहा था t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। इस पर प्रश्न काफी मिलते हैं, इसलिए लिख लो इसे। अब आगे चलें, अगर लिख लिया हो तो। यस सर। अब लिखो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह की ऊर्जा बेटा, पहले लिखो काइनेटिक एनर्जी, बेटा काइनेटिक एनर्जी होगा ½ mv²। v का ये फार्मूला ऊपर से रख दो, √Gm/r वाला। √Gm/r ये वाला फार्मूला ऊपर से रख दो। तो बेटा सॉल्व करने पर आएगा Gmm/2r। हाँ, 2 स्मॉल r, सॉरी कैपिटल R नहीं, 2 स्मॉल r। ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला आ गया, उपग्रह की गतिज ऊर्जा। लिखते जाओ, थोड़ी देर लिखना ही है बस, और कुछ नहीं करना। इसके बाद बी, पोटेंशियल एनर्जी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो हम डायरेक्ट जानते हैं, -Gmm/r। ये तो हमें डायरेक्ट ही पता है, तो डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट लिख दिया। अब सी लिखो, टोटल एनर्जी। बेटा टोटल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम कर दो, तो ऊपर वाले दोनों फार्मूलों को जोड़ोगे तो ये -Gmm/2r आएगा। बच्चों ये लगभग वैसा ही डिस्कशन है जैसा बोर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन मोशन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी स्थिति ऊर्जा, वैसा ही है ये। तो एक रिलेशन यहाँ पर ये बना लो इन तीनों में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में आपस में क्या रिलेशन आएगा? जो कुल ऊर्जा होती है बेटा, टोटल एनर्जी, वो गतिज ऊर्जा के माइनस के बराबर होती है और स्थितिज ऊर्जा के हाफ के बराबर होती है। ये कई बार रिलेशन डायरेक्ट पूछ लेता है। इलेक्ट्रॉन के लिए भी यही रिलेशन होता है, सेम टू सेम। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है और U/2 के बराबर होती है।
मेरी आवाज आ रही है अब आपको? यस सर, यस सर। बीच 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 में पूछ लेना ही सही है। पता ही नहीं लगता, मैं दूसरी स्क्रीन पर होता हूँ ना, ये वाली स्क्रीन खुली होती ना तो दिक्कत नहीं आती, पर ये स्क्रीन हटा देता हूँ ताकि मेन स्क्रीन बड़ी दिखाई दे। बेटा इस चैप्टर में फार्मूले हैं काफी ज्यादा, तो ये काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन आ गया। ठीक है, चलो बच्चों, मैं आपको शुरू में बता रहा था सैटेलाइट में दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक ध्रुवीय उपग्रह होते हैं पोलर सैटेलाइट, और दूसरे जियो स्टेशनरी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं। तो पहले लिखो पोलर सैटेलाइट, ध्रुवीय उपग्रह लिखो। देखो, these satellites revolve close to अर्थ सरफेस। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह के निकट चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। ब्रैकेट में लिख दो बेटा लगभग 100 किलोमीटर, h बराबर 100 किलोमीटर। बेटा 100 किलोमीटर इतना कम होता है कि हम r प्लस h, स्मॉल r की जो वैल्यू आगे काम में लेंगे ना, वो लगभग r के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि h बहुत छोटा है ना, 6400 में 100 जोड़ोगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा भैया। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें जैसा मैंने अभी कहा, तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आएगी? ध्रुवीय उपग्रह की ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r आएगी, यानी कि √gr, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड। और इनका आवर्तकाल कितना आएगा? 2 पाई √r³ बेटा मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, ऊपर जो फार्मूले डिराइव कर रहे हैं ना, उन्हीं में वैल्यू डाल रहा हूं बस मैं। बेटा ये वही वाला फार्मूला है, वही वाली वैल्यू है 84.6 मिनट। तो ये उपग्रह पूरे 1.5 घंटे में, लगभग 1.5 घंटे में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं, इतना तेज चलते हैं। 1.5 घंटे में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेते हैं लगभग ये। चौरासी 4.6 मिनट। और बच्चों ये कहीं भी घूम सकते हैं, इनका कोई निश्चित पथ नहीं होता। ये विषुवत रेखा के ऊपर भी जा सकते हैं, ध्रुवों के ऊपर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। दूसरे सैटेलाइट लिखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। आप लोग लेफ्ट हो गए थे बार बार। क्या बेटा? सर मैं 2 बार से लेफ्ट हो गई थी। बेटा वो तो अब दोबारा बार बार ऐसे दिक्कत होगी, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। ओके। पूरी क्लास के लिए तो मैं पूरा रिपीट कर ही दिया था उस समय। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का दूसरा नाम होता है बेटा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अच्छा, इनको भूस्थिर उपग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी से देखने पर ये एक ही जगह नजर आते हैं, स्थिर नजर आते हैं। और क्यों स्थिर नजर क्यों आते हैं? क्योंकि जितना तेज हम घूम रहे हैं उतना ही तेज ये घूम रहे हैं, तो हमें एक ही जगह नजर आते हैं। लिख लो इस बात को। These satellites are called geostationary because they remain stationary with respect to Earth. इन्हें भूस्थिर उपग्रह कहते हैं क्योंकि पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देते हैं। क्योंकि पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है नीचे लिखो।
क्योंकि इनका कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट इज इक्वल टू अर्थ, क्योंकि इनका कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सैटेलाइट इज इक्वल टू अर्थ। बेटा पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? सॉरी गलत पूछ लिया, आपसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। उत्तर से दक्षिण। पश्चिम से पूरा घूमती है ना, तो इसलिए इनका आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर होगा बेटा 24 घंटे। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाती है, ये भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाएंगे। और इनकी जो ऊंचाई होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, एच लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। ध्रुवीय उपग्रह तो मात्र 100 किलोमीटर ऊपर घूम रहे थे और ये 36,000 किलोमीटर ऊपर घूम रहे हैं। देखो तो बेटा बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। और ये बात लिख लेना, एक दो लाइनें और लिखो। ये उपग्रह केवल विषुवत रेखा के ऊपर ही चक्कर लगाते हैं। These satellites revolve in equatorial plane only. या हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, ये उपग्रह केवल भूमध्य रेखीय तल में चक्कर लगाते हैं, भूमध्य रेखीय तल में चक्कर लगाते हैं। These satellites revolve only in equatorial plane. From west to east, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं बेटा, वेस्ट टू ईस्ट। इनका कक्षीय वेग लगभग होता है 3.1 किलोमीटर पर आवर। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दीज सैटेलाइट्स इज 3.1 किलोमीटर पर आवर, मेरे मुंह से निकल गया, नहीं पर आवर नहीं, पर सेकेंड। तो बेटा इनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। थोड़े आर्टिफिशियल होती है ना? है बेटा, आर्टिफिशियल है ना ये सैटेलाइट? हाँ हाँ बेटा, चंद्रमा के अलावा सारे आर्टिफिशियल है बेटा, केवल मून ही है हमारा नेचुरल सैटेलाइट, बाकी सारे आर्टिफिशियल है, सारे कृत्रिम उपग्रह हैं। अरे इन्हीं से तो हम इंटरनेट चलाते हैं, यही है बेटा वो सैटेलाइट जिससे टीवी देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। इन सैटेलाइट के बिना सारा इंटरनेट खराब, दुनिया खराब। तो इस बारे में डिटेल में मैं आपको है ना कल के लेक्चर में बताऊंगा, जियो है ना कैसे काम करते हैं। अभी और भी कुछ कुछ डिस्कशन बाकी है, एनर्जी पर भी डिस्कशन बाकी है, और एक लास्ट में एक टेपलर लॉ और बाकी। आधा घंटा और लगेगा इस चैप्टर में, कल आधा घंटा और लगेगा। और इस चैप्टर के बाद हम सीधे स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी वगैरह, क्योंकि अब 11th क्लास को छोड़कर आगे जाने का मन नहीं है, 11th पूरी करके ही जाएंगे अब हम। तो इसके बाद इलास्टिसिटी और फ्लूइड बचा है, वो कर लेंगे। तो बच्चों बाकी डिस्कशन अब कल ही करेंगे, आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। यस, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो बेटा, थैंक यू सर। बाय।